हेलो दोस्तों, इग्नू वाला में आपका स्वागत है। और BHIC 131 जो हिस्ट्री का आपका कोड है, उसका एक क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। आज फिर मैं आपके लिए BHIC 131 का एक और क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से ऐसे सवाल है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। जी हाँ, ये हिस्ट्री की आपकी क्लास होने वाली है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चीज़ों को करते हैं शुरू और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों का BAG कोर्स है, कौन सा BAG कोर्स है, और अगर वो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में, और ये बात हो रही है किसकी, इग्नू की, इग्नू के फर्स्ट ईयर में है और आपका BAG कोर्स है, तो आपके पास 100% अगर आपने हिस्ट्री ली है तो आपके पास 100% ये कोर्स जरूर होगा BHIC 131, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम है इतिहास। क्या है? इतिहास यानी हिस्ट्री। और ये कौन सा पेपर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ? ये पेपर है आपका जून 2022 का। तो चलिए इस पेपर को करते हैं डिस्कस और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। देखिए, इस बुक का नाम तो आपको पता ही होगा, भारत का इतिहास, जो कि प्राचीन काल से लेकर कब कब तक का भारत के इतिहास की बात कर रहा है, लगभग 300 CE तक। 300 CE तक बात करता है किसकी? इतिहास की। ये वाला हमारा जो सेक्शन होता है बुक का। देखिए अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। तो BHIC 131 वालों के लिए खुशखबरी यह है कि जो पहला ही क्वेश्चन होगा वो 100% रिपीट होने वाला है और वो होगा आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। कौन सा क्वेश्चन होने वाला है आपको? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आपका पहली बुक का पहला ही चैप्टर है ये, भारतीय इतिहास के स्रोत। तो भारतीय जो इतिहास के स्रोत होते हैं वो आप जरूर याद कर ले, भारतीय इतिहास के स्रोत। मैं आपको छोटा छोटा सा बता देता हूं इसके बारे में। 3 प्रकार के स्रोत होते हैं भारतीय इतिहास के। पहले होते हैं पुरातात्विक स्रोत, दूसरे होते हैं आपके साहित्यिक स्रोत, और तीसरे होते हैं आपके विदेशी स्रोत। तो ये बात आपको याद रखनी है। हड़प्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन फिक्स है, इस बार आपसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पर चर्चा करें। अगर हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की चर्चा करें तो क्वेश्चन ये बनता है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी। तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में, जहां पर आप पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से लेकर बलूचिस्तान, अफगानिस्तान तक क्या थी, हमारी हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, लेकिन भारत के संपूर्ण हिस्से में नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल हड़प्पा सभ्यता का कोई भी स्थल भारत के दक्षिणी हिस्से में नहीं मिला है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी इलाका, भारत का क्या उत्तरी इलाका, इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक या बलूचिस्तान तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। यही था इसका भौगोलिक विस्तार। स्पेशली ज्यादातर जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे वो सिंधु नदी के आसपास थे, इसलिए हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप जरूर सोल्व कर लेंगे और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपको पता ही होगा, मैंने आपसे बताया था कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल के बारे में आप कुछ बातें याद रखो। पहली बात तो वैदिक काल में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। 3 क्वेश्चन वैदिक काल से आते हैं कि राजतंत्र कैसा था, राजतंत्र कैसा था। दूसरा, वैदिक काल में धर्म की स्थिति क्या थी, और वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं राजतंत्र की बात करूं तो आपको पता है वैदिक काल की बात कर रहे हैं अगर हम, तो राजतंत्र की बात करें, राजा का शासन होता था, हर राजा की एक राजधानी हुआ करती थी। इस तरीके से आप पढ़ चुके हैं इन चीजों को। अगर बात करें धर्म की, तो एक ही धर्म यहाँ पर उस समय वैदिक काल में हुआ करता, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उस समय से सनातन धर्म कहते थे। यही धर्म के जो ब्राह्मण थे, इन्होंने ही वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पहले वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती थी, है ना, सॉरी, पहले कर्म आधारित होती थी, फिर ये जन्म आधारित हो गई। वर्णों की संख्या कितनी थी मेरे भाई? 4 थी, जो थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले ये कर्म के आधार पर होती थी, जैसा आप काम करोगे उसी वर्ण में आपको शामिल कर लिया जाएगा। बाद में ये जन्म आधारित हो गई कि आप भले ही क्षत्रिय बनने का स्किल रखते हो, लेकिन अगर आप शूद्रों में पैदा हो गए हैं तो आपको क्षत्रिय नहीं बनाया जा सकता। डन। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो विकसित अर्थव्यवस्था थी। वैदिक काल में ही 4 वेद हमारे लिखे गए थे। ठीक है, अगर बात करें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी करें तो टिप्पणी वालों पर हम बात कर लेते हैं। कौन कौन से टिप्पणी वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके बैठते हैं। मैंने आपको बताया था एक ना एक युग पे क्वेश्चन जरूर आना है, लास्ट क्लास में भी बताया था। 3 युग हुए हैं हमारे, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इन तीनों में से, तीनों युग आप रट मारो भाई, तीनों में से एक ना एक युग पे क्वेश्चन 100% आपका आना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं, भौगोलिक नियतिवाद पे क्वेश्चन कम आता है। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, कौन सी? मृदभांड संस्कृति। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दक्षिण भारत में लोह युग, दक्षिण भारत में लोह युग पर आपको टिप्पणी लिखनी है। देखिए जो क्वेश्चन टिप्पणी वाले होते हैं इनके बारे में अगर आप थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए इनफ होने वाला है। डन, ये वाली बात आपको होगी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन आता है ये महाजनपदों वाला, मैंने आपको बता रखा है कि महाजनपदों के बारे में भाई थोड़ा सा तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी। सबसे ताकतवर महाजनपद किसको माना जाता है, मगध को माना जाता है ना। मगध की राजधानी की बात करें तो आज का जिसे हम पटना कहते हैं, आज जिसे हम पटना कहते हैं, पहले इसी का नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, वो मगध की राजधानी मानी गई है। तो मौर्य काल के पूर्व में महाजनपदों के समय में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों पर एक टिप्पणी करें। तो कुल मिलाकर इसमें सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। अब मौर्य काल जब तक शुरू नहीं हुआ था तो आपको पता होगा कि मगध में नंद वंश का शासन हुआ करता था। तो जो नंद वंश था उसके समय पर हमें बताना है कि महाजनपदों में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था होती थी, उस पर क्वेश्चन है। भारत में अगर अलेक्जेंडर की बात करें, सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा आपको पता होना चाहिए। आपको पता है अलेक्जेंडर सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने वाला था, कौन, सिकंदर। और सिकंदर जब भारत में आया था तो उस समय जब उसने भारत पर हमला किया था तो उस समय भारत के जो राजा हुआ करते थे, सिकंदर ने सबसे पहले पोरस को हराया था। और उस समय भारत के राजा हुआ करते थे कौन, अगर बात करें तो मगध के चंद्रगुप्त मौर्य। उनके समय पे इन्होंने क्या किया था, भारत पर अपना हमला किया था। डन, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। प्राचीनतम तमिलकम, मैंने आपको पहले ही बताया था, तमिलम और तमिलकम संस्कृति को जरूर पढ़ लेना भाई। इसकी उन्नति पर क्या करनी है, टिप्पणी करनी है, निबंध करना है। कुल मिला के हमें तमिलकम साम्राज्य पर लिखना है भाई। देखो, नवपाषाण, पुरापाषाण, मध्य पाषाण युग 100%। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता पे एक क्वेश्चन 100%, पुरातात्विक स्रोतों पे एक क्वेश्चन 100% और तमिलकम पे एक क्वेश्चन 100%। हो गए पास। जितने मैंने तो 100% क्वेश्चन बता दिए, आप पास। देखो, इसके अलावा अगर बात करें कौन कौन सी टिप्पणियां इंपोर्टेंट होने वाली है, फिर टिप्पणियों का क्वेश्चन आ गया। किन्हीं दो पर टिप्पणी करनी है। जैसे मौर्य राज्य संबंधी धारणाएं, मौर्य राज्य संबंधी धारणाएं। अगर मौर्य राज्य संबंधी धारणाओं की बात करें तो मौर्य काल में कितने राजनीतिक केंद्र थे, 5 राजनीतिक केंद्र थे। कितने राजनीतिक केंद्र थे, 5 राजनीतिक केंद्र थे, जिनका नाम था पाटलिपुत्र, तक्षशिला, तोशली, उज्जैनी और स्वर्णगिरी। ये 5 राजनीतिक केंद्र थे। सबसे बड़े अधिकारी को अमात्य कहते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी, बौद्ध धर्म अपनाकर अशोक ने अपने धर्म की शुरुआत की थी, वो भी उसके राज्य संबंधी नीति है। इसके अलावा अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था उड़ीसा के साथ, ये भी क्या है, राज्य संबंधी धारणाएं हैं। कुषाण साम्राज्य की बात करें तो कुषाण साम्राज्य की शुरुआत होती है लगभग कब, पहली शताब्दी के आसपास। और इसके सबसे जो वो थे, कुषाण साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं, वो माने जाते हैं आपके सम्राट कनिष्क। कौन माने जाते हैं, सम्राट कनिष्क। कुषाण शासकों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, किसके सिक्के, सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, कुषाण शासकों ने। अपने आप को देवताओं की तरह दिखाने की शुरुआत किसने की थी, अपने आप को देवताओं माना किसने, देवताओं की तरह माना किसने, कुषाण राजाओं ने। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। मौर्य काल के बाद के दक्कन क्षेत्र में तोल और माप, ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप करना। तमिल वीर कविताएं, मैंने बताया था ना, तमिलों के बारे में एक क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो जो मैंने क्वेश्चन बताया केवल उन्हें याद कर लीजिए, उनसे आप हो जाएंगे पास। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार मेरे भाई।